सर आप स्टार्ट करें। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी विजिबल है। हम कल पढ़ रहे थे इवेल्युएशन मैट्रिक्स, और हमारा जो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल हो गया था, और आरओसी एयूसी रह गया था। तो आज हम ये पढ़ेंगे, और फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर हम कल से नेक्स्ट टॉपिक से मूव करेंगे। आरओसी एयूसी वैल्यू बताती है कि हमारा मॉडल कितने अच्छे से जो है सेपरेट करे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को। ठीक है, ये हम बाद में, ये जो नीचे वाली वैल्यूज है इनको हम बाद में समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि होती क्या आरओसी कर्व। आरओसी एक कर्व बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सैंपल्स है कि डाटा है। इसके अंदर आप ए ना लिखें। ये कहते हैं कि हमारे जो एक्चुअल लेबल्स थे वो वन थे। ठीक है, एग्जाम्पल वन एक्चुअल लेबल्स, लेकिन हमारे मॉडल ने जो प्रिडिक्ट करके हमें प्रोबेबिलिटी दी, जब हम पढ़े थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, हमारा मॉडल प्रोबेबिलिटी दे देता, और हम एक थ्रेशोल्ड सेट करते थे कि अगर इस थ्रेशोल्ड से अबव वैल्यू होगी तो हमारी जो प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी होगी वो उसको वो वन में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो वन हो जाएगी, अगर वो गिवन थ्रेशोल्ड से कम होगी तो वो जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे एक्चुअल लेबल्स थे। ये हमारे पास जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दी वो प्रोबेबिलिटीज में वैल्यूज थी 0.95, 0 बी पॉइंट के लिए 0.85 प्रोबेबिलिटीज ने प्रिडिक्ट की, और वो क्या था, वन था। और सी के लिए उसने जीरो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट की, जीरो उसका जो लेबल था, प्रोबेबिलिटी उसने 0.70 प्रिडिक्ट की। और जो हमारा डी पॉइंट था उसकी जो एक्चुअल लेबल था वो जीरो था, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.40। और हमारे पास इतना एक्चुअल लेबल जो था ई पॉइंट का वो वन था, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी, हमारे मॉडल ने प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें रिजल्ट, so उसने क्या किया, हमें 0.30 दी। उनको फिर हम बाद में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वन और जीरो। ये वो प्रोबेबिलिटीज है। हमने देखा कि इसमें से कितने जो है हमारे ट्रू पॉजिटिव क्लास के, कितने हमारे फॉल्स नेगेटिव के, कितने फॉल्स पॉजिटिव के, और कितने ट्रू नेगेटिव के हैं। तो हमने बात की थी कल कि हमारे पास जो है वो ट्रू पॉजिटिव वो होते हैं जहाँ पे हमारा जो है ये थ्रेश होल्ड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट थ्रेश होल्ड जो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे हमने सेट किया 0.80, अगर हम अपना थ्रेश होल्ड वैल्यू 0.80 सेट करते हैं तो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। हमारे अगर 0.80 से अबव ये वाला है, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, बाकी ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, अगर हम अपना थ्रेशोल्ड 0.80 सेट करेंगे। अब इनमें से हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रू पॉजिटिव कितनी वैल्यू है। एक्चुअल लेवल क्या है, हमारा वन है। प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या है, वन है। ये एक हमारा ट्रू पॉजिटिव हो गया। इधर एक्चुअल वन है, प्रिडिक्शन में भी यहाँ पे इसका वन हो गया, तो इसकी एक ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा कोई देखें है नहीं ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कितनी वैल्यू होगी, टू आ गई। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव में क्या होता है कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया जीरो, लेकिन उसकी एक्चुअल में क्या प्रोबेबिलिटी थी, वन। ये रहा हमारा फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव में और कोई कॉलम बन नहीं रहा, तो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव में वन आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं फॉल्स पॉजिटिव की तरफ। फॉल्स पॉजिटिव में होता है हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वन, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसका लेवल क्या था, जीरो। तो ऐसा कोई केस यहाँ पे बन नहीं रहा हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे हम जीरो रख देंगे इसलिए इसकी वैल्यू। उसके बाद आता है ट्रू ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव में क्या होता है, जहाँ पे हमारे मॉडल ने की एक्चुअल जो लेवल था वो भी जीरो था, और जो प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी थी वो भी हमारी जीरो थी। इन दोनों केसेस में देखें हमारा एक्चुअल भी जीरो है, प्रिडिक्टेड भी जीरो है। तो क्या हो गया हमारा, ये भी, इसकी वैल्यू भी टू होगी। अब आप आगे देखेंगे, मैं मुझे आगे ये देखें, हमारा ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला ये बना हुआ है ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, और ये है फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना है जो भी हमने पीछे से देके ड्रॉ किया। उसके हिसाब से यही हमारे डाटा के हिसाब से ए बी जो है वो प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स हैं, और सी डी ई जो है वो हमारे प्रिडिक्टेड नेगेटिव्स हैं। उसके बाद क्या होता है, हम जब ये निकाल लेते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स अपने डाटा के ऊपर एक थ्रेशोल्ड सेट करके, हमें थ्रेशोल्ड क्या सेट किया था, 0.80 का, तो हमें एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिला था। उसके बाद हमें जब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिल जाता है, हम अपना एफपीआर और टीपीआर की वैल्यू निकालते हैं। एफपीआर का फॉर्मूला क्या है, एफपी फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। इस टाइम पे हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है जीरो, और हमारे पास यहाँ पे भी हम डिवाइड पे करेंगे जीरो प्लस ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव है हमारे पास क्या है, इस टाइम पे टू है।
ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे हुआ है ये। तो हमारी क्या निकली है, एफपीआर की वैल्यू 0 निकली है। टीपीआर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? टीपीआर का होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव हमारे कितने थे, 2 थे, 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, प्लस करेंगे हम फॉल्स नेगेटिव कितना है, 1, 1 के साथ। तो ये देखें, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 को डिवाइड किया हुआ 3 के साथ। तो हमारे पास जो टीपीआर की वैल्यू है वो आई है 0.67। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम क्या करते हैं? क्योंकि यही हमने स्टेप्स बार बार रिपीट करने हैं। ये स्टेप क्लियर है मैम ये सबको? टीपीआर क्या चीज़ है? और एफपीआर? ये टीपीआर हमारा जो है वो ट्रू पॉजिटिव रेट है, वो फॉल्स पॉजिटिव रेट है। जी ठीक है मैम। हमने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड सेट किया अपने उस डाटा के ऊपर, उस थ्रेशोल्ड के मुताबिक हमारी फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट की वैल्यूज ये निकली, 0.67 और 0। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज ये थे। अब नेक्स्ट हम और थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या आया, 0.50। अब हम 0.50 के साथ अगर उस डाटा के ऊपर जो है हम करें थ्रेशोल्ड सेट 0.50 का करते हैं, तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज वन होती है, ये भी वन हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगी, लेकिन ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि ये 0.50 से कम है। तो इस केस में कितना हमारा आएगा, हमारे ट्रू पॉजिटिव बन जाएंगे 2, हमारे जो है वो फॉल्स पॉजिटिव बन जाएगा 1, और सॉरी फॉल्स पॉजिटिव कह दिया मैंने। हमारे पास जो है ट्रू पॉजिटिव ये बन जाएगा, और ट्रू नेगेटिव में हमारे पास वन आ जाएगा कि ट्रू हमारे पास ट्रू पॉजिटिव में ये दोनों आए थे, और ट्रू नेगेटिव में हमारे पास ये वाला आया केस। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमारे पास एक एक आ गया दोनों के अंदर। ये वाला हमारा आएगा, हम कहते हैं कि जब हमारा होता है फॉल्स नेगेटिव, जब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि 0, लेकिन वो एक्चुअल में होता है 1। ठीक है, तो वो ये वाला केस आ जाएगा, और ये वाला केस इधर आ जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, हमारा 0.50 का जब थ्रेशोल्ड हमने सेट किया, तो हमारे पास आ जाता है ये। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स आया जो भी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके उसी तरह वो टीपीआर का फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का फॉर्मूला लगाया हमने, दोनों की वैल्यूज निकाली, 0.67 आई, 0.50 आई। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक ट्रू पॉजिटिव रेट, एक फॉल्स पॉजिटिव रेट। फिर दोबारा से हम एक थ्रेशोल्ड 0.30 पे सेट करते हैं उसी डाटा के ऊपर, तो हम दोबारा से अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालेंगे। दोबारा से हमारे ट्रू पॉजिटिव रेट की और फॉल्स पॉजिटिव रेट्स की जो है वैल्यूज निकलेंगी। इस तरह हमें ये मिल जाएंगी। ये क्लियर है? मुझे दोबारा से एलेबोरेट करने की जरूरत तो नहीं है इस पॉइंट को, जब हमने 0.3 से सेट किया कि किस तरह हमें मिला कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हम डिफरेंट जो है थ्रेशोल्ड सेट करेंगे अपने डाटा के ऊपर। ठीक है, और डिफरेंट थ्रेशोल्ड के साथ हम अपना फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव रेट निकालेंगे, जैसे अभी हमने देखा है। तो हमारी कुछ आरओसी कर्व इस तरह की बन जाएगी। एक मिनट पिक्चर लोड हो जाए। ये देखिए, हमने कहा था हमारा पहला पॉइंट जो 0.80 पे निकला था, जब हमने 0.8 का थ्रेशोल्ड, हमारा एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस पे होगा फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब एफपीआर, और हमारे वाई एक्सिस पे होगा ट्रू पॉजिटिव रेट टीपीआर। अगर हम पीछे जाएं बैक स्लाइड्स पे, मुझे जाने दें। हैं, हमारा पहली दफा जब हमने 0.80 का थ्रेशोल्ड सेट किया था, तो हमें 2 पॉइंट्स मिले थे, हमारा टीपीआर मिला था 0, और हमारा एफपीआर मिला था 0.67। ये देखिए यहाँ पे वही काम हुआ हुआ है। एक मिनट, हमारा ट्रू पॉजिटिव मिला था ट्रू 0.67 था आई थिंक समथिंग। तो हमारा यहाँ पे बन रहा है कि ये पॉइंट इस वजह से ड्रॉ हुआ है, और कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, एफपीआर हमारा 0 था, तो 0 पे देखें ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ हुई है जब हमने थ्रेशोल्ड 0.8 सेट किया था। ठीक है, इसी तरह ही हमारा जो है 0.50 के थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.5 उसने क्या एक्सेस हमारे पास 0.5 पे 0.67। ठीक है, टीपीआर हमारा है 0.67, और हमारा आरओसी क्या है 0.5। तो 0.5 हमारे यहाँ मिडिल में बनता है एफपीआर,
ठीक है, यहाँ मिडल में बनता है, और हमारा 0.67 पे देखिए बिल्कुल सामने जो है वो हमारा, क्योंकि टीपीआर हमारे 0.67 था, तो यहाँ पे हमारा डॉट ड्रॉ हुआ एक। इस तरह नेक्स्ट को जो है यूज करके, नेक्स्ट जो थ्रेशोल्ड 0.30 से जो वैल्यूज निकली थी उनसे हमारी ये कर्व ड्रॉ होगी। इस तरह इन पॉइंट से ना हमारी एक जब डिफरेंट थ्रेशोल्ड सेट करते हैं तो इसको हम एक कर्व बनाते हैं, जिसको हम कह रहे थे आरओसी कर्व। ये हमें बताती है हमारा मॉडल जो है कितना अच्छा जो है सेपरेट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को। और ये जो अंदर कर्व के जो अंदर का एरिया होता है इसको हम कह रहे होते हैं एयूसी, एरिया अंडर द कर्व, आरओसी। हाँ, और एयूसी कर्व पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम कह रहे होते हैं कि ये एरिया अंडर द कर्व है। इसको कह रहे होते हैं हम कि ये एयूसी है। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? ये उस टाइम पे हमें जो है वो अच्छा जो है वो यूज हो रहा था, तब हम यूज कर रहे थे जब हमारे जो है हमें डिफरेंट टाइम पे जो है वो देखना हो कि कौन सा थ्रेशोल्ड हमें अच्छी जो है वो मॉडल प्रिडिक्ट करके दे रहा है, मतलब किस थ्रेशोल्ड को यूज करके हमारा मॉडल अच्छा से ट्रेन हो रहा है, क्योंकि हमें डिफरेंट थ्रेशोल्ड के साथ डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, एयूसी हम किस तरह, एरिया अंडर द कर्व का भी फॉर्मूला यूज जो निकालने का वो हम फिर किस तरह करते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो है आरओसी कर्व से ये पॉइंट्स हमें मिल गए थे, 0.0 एक्सिस पे 0.0, 0.0 एक्सिस पे 0.67, 0.5 पे 0.67। इस तरह हमें ये क्या मिल गए, एफपीआर और टीपीआर पॉइंट्स मिल गए आरओसी कर्व पॉइंट्स के। ठीक है, हमारे डाटा के हिसाब से एफपीआर मिल गई और टीपीआर की वैल्यूज मिल गई। अब इन वैल्यूज का हम क्या करेंगे, इनसे हम एयूसी की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम ट्रेपोज ट्रेपजॉइडल रूल यूज करते हैं। ठीक है, एयूसी का जो है वो निकालने के लिए, एयूसी की वैल्यू के हमारे एयूसी कितना है कर्व का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीशन, मतलब हम इन सब वैल्यूज का आपस में प्लस करेंगे पहले, ये फॉर्मूला यूज करके फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम इनको प्लस करेंगे आपस में वैल्यूज को। हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1, x2 क्या होगा हमारा, ये हम इस तरह करते हैं पॉइंट्स के, पहले हम इन दोनों को देखेंगे, फिर हम इन दोनों को देखेंगे, फिर हम इन दोनों को देखेंगे, फिर हम इन दोनों को देखेंगे, ये 5 दफा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x2 हमारा इस टाइम पे ये है, ये वाली वैल्यू, और x1 क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 0.0 में से माइनस करेंगे 0.0 को। ठीक है, उसने जो है वो पहले वाले का नहीं लिया, उसने दूसरे वाले का लिया, क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, उसने इसका दिखाया नहीं फर्दर कैलकुलेशंस में। तो उसने इधर से शुरू कर लिया कि उसने 0.5 में से माइनस किया 0.0 को। इनका यहाँ पे उसने एग्जाम्पल पे दिखा हुआ, 0.5 से माइनस किया उसने 0.0 को, मल्टीप्लाई किया y1 प्लस y2। y1 क्या है हमारे पास, y1 ये है 0.67, और y2 क्या है 0.67, दोनों 0.67 है इस टाइम पे। तो उसने इन दोनों को प्लस किया, इनकी जो वैल्यूज आई उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास एक जो है वो वैल्यू आ गई 0.33। अब ये 0.33 को वो इस तरह जो है सो ऑन करेगा, 0.33 आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स की वैल्यू निकलेगी ना इस फॉर्मूला को यूज करके, उसको उन लोगों को उन वैल्यूज का आपस में प्लस कराएगा। मतलब अब हमारे ये एक पॉइंट की निकली है ना, सिर्फ 2 पॉइंट्स की निकली है, 1 मिनट है मुझे ये, अभी हमने सिर्फ निकाली इसकी 0.0 और 0.5 की, फिर वो इन दोनों की निकालेगा 0.5 और 0.5 की, फिर वो निकालेगा 1.0 की और 0.5 की। तो इस तरह करके जो है हमारी जो है, और वहां से y की इसी तरह वैल्यूज उठाएंगे जिस तरह हमने उठाई थी। तो इस तरह करके वो जो वैल्यूज निकलेगी उनको आपस में इस तरह, ये अभी 0.33 निकलेंगे ना, उनकी और निकलेंगी तो उनको आपस में प्लस करके एक वैल्यू आएगी, और जो वो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या बनेगी, एयूसी की वैल्यू बनेगी। और यहाँ पे अगर हम अपने मैट्रिक्स के हिसाब से जो हमारा डाटा था उसके हिसाब से हमारा जब हम ऐड कर लेंगे सबको, तो हमारी 0.83 बनेगी। क्लियर है ये बात सबको? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आरओसी जो है वो कर्व लाई करती है नियर द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और हमारी एयूसी की वैल्यू जिस टाइम पे ये हमने देखी 0.83 आई है, मॉडल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे गुड है। मैं पहले स्लाइड पे वापस जाती हूँ, मैंने कहा था इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे।
अगर तो हमारी एयूसी की वैल्यू 0.5 से अबव होती है, इसका मतलब 0.5 होती है, इसका मतलब ये है कि वो रैंडम गैसिंग कर रहा है हमारा मॉडल। अगर 0.7 मतलब 0.5 से अबव होती है, 0.7 तक, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल गुड प्रिडिक्शंस कर रहा है। अगर 0.9 तक होती है एयूसी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल वेरी गुड है। और अगर 1 तक है, तो इसका मतलब परफेक्ट मॉडल है हमारा। इस टाइम पे हमारी आई थी 0.83, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 और 0.9 के दरम्यान है, मतलब गुड है या वेरी गुड है। सॉरी, 0 पॉइंट, हाँ, इतना ही ठीक है। ये क्लियर सबको? हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। एयूसी और आरओसी और एयूसी के हम निकाल रहे होते हैं क्योंकि हम कंपेयर ताकि कर सके मॉडल्स को और वर्क कर सके। जब हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के साथ करना चाह रहे हो, तब हम इनको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये हमारी समरी थी एक्यूरेसी की, प्रिसीजन की, रिकॉल के, वन स्कोर की। जब तक हमने पढ़ी है एक्यूरेसी क्या थी, हमें बताती थी कि हमारा मॉडल कितना करेक्ट प्रिडिक्शंस कर रहा है। प्रिसीजन हमें बताता था कि हमने जितनी ये प्रिडिक्टेड यस है, उनमें से कितने एक्चुअल यस है। ठीक है, ट्रू यस बताता था प्रिडिक्शन में से। रिकॉल क्या बताता था, हमें बताता था कि जो हमारे एक्चुअल में लेबल्स ट्रू हैं, उनमें से कितने जो है मॉडल ने सही से सही जो है ट्रू प्रिडिक्ट किए हैं, कैच और यस केसेस। F1 स्कोर बताता था हमारा ट्रेड ऑफ, मतलब जहां पे हमें रिकॉल और प्रिसिजन दोनों को यूज करना होता था। दोनों ही हमें हमें सिर्फ एक चीज को नहीं देख रहे होते थे हम, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव दोनों को देखना होता था हमें। तो तब हमें क्या करना था, F1 स्कोर यूज करते थे। ये ट्रेड ऑफ है दोनों का, रिकॉल और प्रिसिजन का। आरओसी एयूसी हमारा बताता है कि कितने अच्छे से हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव क्लासेस को सेपरेट करता है हमारा मॉडल। क्लियर है सबको? ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर इंजीनियरिंग और फीचर स्केलिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? फीचर इंजीनियरिंग होती है कि ट्रांसफॉर्म करना रॉ डाटा को पावरफुल फीचर्स में, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल के इसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो जाए। ठीक है, हमारे पास दो पार्ट्स हैं आज के, एक फीचर इंजीनियरिंग है और एक फीचर स्केलिंग है। मतलब एक नया फीचर बना जिसकी वजह से हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है, तो इसको हम कह रहे होते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर्स क्या होते हैं? जैसे हम एक इनपुट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो हम मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं। जैसे हम कह देते हैं एज, सैलरी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ आवर स्टडीड। ये हमारे क्या है, ये जिस तरह हम पढ़ रहे हैं पिछले वीक से, कि हमारे पास ये है इनपुट कॉलम्स। ठीक है, इन इनपुट कॉलम्स के साथ एक आउटपुट कॉलम होता है। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं, जो इनपुट कॉलम्स होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं फीचर्स। तो ये फीचर्स होते हैं। ठीक है, हमारा मॉडल जो है इस फॉर्मूला को यूज करके लीनियर लॉजिस्टिक में क्या कर रहा था, हमें वाई प्रिडिक्ट करके दे रहा था इन फीचर्स की बेसिस के ऊपर। सॉरी, लीनियर रिग्रेशन में जो है इन फीचर्स के बेसिस पे हमें वाई प्रिडिक्ट करके दे रहा था। उसके बाद अगर हमारे फीचर्स जो है वो बुरे होंगे या गलत होंगे, तो हमारा मॉडल की जो प्रिडिक्शंस है वो बहुत बुरी होंगी। इसलिए हम अपने फीचर्स को जो है वो उनकी फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। हमें कभी कभी करनी पड़ती है जब हमारे बैड फीचर्स होते हैं, या उनको जो है अच्छा बनाने के लिए, अपने मॉडल की जो है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तब हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग? फीचर इंजीनियरिंग जो है प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म करने का और इम्प्रूव करने का, जो है अपने फीचर्स को, रॉ फीचर्स को क्रिएट करने का, नए यूजफुल फीचर्स को, और रिमूव करने का यूजलेस फीचर्स को। जब कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि हमारे जो है, बिल्कुल हम इस तरह कह देते हैं, हमें मिला हुआ है एक हाइट मिली है और वेट मिला हुआ है। ठीक है, हाइट वेट अलग है, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारा जो है वो कोई मेडिकल का हम डाटा सेट है, हमें हाइट वेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बीएमआई चाहिए पेशेंट का। हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अपने फीचर्स को, मतलब हम जो है वो हाइट और वेट को यूज करके हम एक नया फीचर बना लेंगे। जैसे हम कह देते हैं कि हम क्रिएट कर देंगे न्यू फीचर। ठीक है, इम्प्रूव कर देंगे अपने रॉ फीचर को। और रिमूव यूजलेस फीचर्स, मतलब हमें जो है एक हमारा मेडिकल का डाटा सेट है, उसके अंदर उन्होंने है बताया हुआ है कि कह देते हैं कि पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे स्टूडेंट का जो है वो डाटा सेट है, जो कि मेडिकल डाटा सेट है, लेकिन उसके अंदर उनका रोल नंबर दिया हुआ, तो वो बिल्कुल ही यूजलेस फीचर है, उसको देने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हम जो है वो डिलीट कर देंगे अपने डाटा में से। तो फीचर इंजीनियरिंग हम इसको कह रहे होते हैं। जो हमारा एक सिंपल मॉडल भी हो लेकिन उसमें गुड फीचर्स हों, तो वो बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू वो मॉडल जिसको हमने ट्रेन किया हो बैड फीचर्स के ऊपर।
सबसे पहले हम फीचर इंजीनियरिंग में देखते हैं कि हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, मिसिंग मिसिंग वैल्यूज क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो एम्प्टी वैल्यूज को जो है हैंडल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे जो है मिसिंग वैल्यूज की वजह से हमारे मॉडल की एक्यूरेसी गिर जाती है। और उस केस में हम जो है ड्रॉप कर देते हैं या तो रोज को, या फिर हम उन नल वैल्यूज को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल कैसे करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा सेट है, एक एक या एज का, एक सैलरी की कॉलम हमारे पास रो है। हम इनको जो है मेथड वन ये है कि हम अपने मिसिंग वैल्यूज अगर कम है हमारे डाटा के अंदर तो हम क्या करेंगे, मीन लेंगे। मीन कब ले रहे होता है, जब हमारा डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन्स कि हमारा डाटा एक सीरीज में होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक हमारा आउटपुट में है और डाटा है हमारा, जो फीचर हमारा है उसका एक वैल्यू है 60, फिर है 65, फिर है 70, फिर है 75, फिर है 80, फिर 85, मतलब एक सीरीज में चल रहा है, उसको हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। जब हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हम क्या ले रहे होंगे, मीन ले रहे होंगे। और जब हमारे डाटा के अंदर जो है एक्सट्रीम आउटलायर्स नहीं होंगे हमारे फीचर्स के अंदर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक हमारी वैल्यू है फीचर के अंदर, हमारा एक फीचर की वैल्यू 60, एक की 65, एक की 70, एक फिर 70 के बाद डायरेक्ट 100 है। तो वो क्या कहते हैं हम, कि हमारे पास एक एक्सट्रीम आउटलायर वैल्यू आ गई है। तो उस जो है, जब हमारे पास नो एक्सट्रीम आउटलायर वैल्यू होगी तब हम यूज कर रहे होते हैं मीन को फिल करने के लिए वैल्यूज को। तो इस तरह हमने क्या किया, हमारे पास 70 और एक फीचर का कॉलम था जिसके अंदर हमारे पास 70 था, एक रो जो थी वो एम्प्टी थी, और उसके बाद एक 90 था रो। ठीक है, अब हमें इसको फिल करना है। तो अगर हम देखें हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है तो इसके ऊपर हम मीन लेंगे। मीन क्या होता है हमारा, इनकी जो जितनी रोज की वैल्यूज हमारे पास होंगी, इधर हमारे पास 70 और 90 के, उनको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा 80। तो इस मिसिंग वैल्यू बिकम्स 80, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फिल हो जाएगा, 80 फिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम मीन से मिसिंग, मीन लेके अपनी मिसिंग वैल्यू हमने फिल की अपने डाटा की जो फीचर्स है उसके अंदर। सेकंड मेथड यह है कि आप मीडियन ले सकते हैं। मीडियन कब लेंगे, जब हमारा डाटा स्क्यूड होगा, मतलब हमारे पास डाटा में आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिससे हमने बात की थी कि हमारे पास डाटा है, जैसे हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक है 20 के, और फिर है 20 के, 25 के, फिर हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है, फिर उसके बाद 1000 के है। कितना बड़ा आउटलायर, 1000 के, 25 के बाद डायरेक्ट 1000 के। तो एक बहुत बड़ा आउटलायर है, मतलब हमारे डाटा के अंदर, फीचर के अंदर जो है आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मीडियन लेंगे अपने जो है वैल्यू को फिल करने के लिए, अपने मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए। मीडियन इज सेफर देन मीन व्हेन आउटलायर्स आर प्रेजेंट। जब आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं तो तब हम मीडियन ले रहे होते हैं, जब आउटलायर्स प्रेजेंट नहीं होते तब हम मीन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है आउटलायर्स के लिए फिर हमने मीडियन लिया। मीडियन क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिड वैल्यू फाइंड करना मीडियन को। तो मीन वुड बी जो है, तो हमारा मीडियन जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास 25 के बनेगा। मीडियन कह रहे होते हैं हम मिड वैल्यू को लेना, तो हमारे पास यहाँ पे मिड वैल्यू 25 के है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 25 के ही को रख देंगे अपनी जो है नए वैल्यू, मतलब हम अपनी नल वैल्यू को यहाँ पे 25 के कर देंगे। मीडियन होता है अपने जितने भी हमारी रोज होती है ना उनमें से मिड वैल्यू एक निकालना। फिर उसके बाद है इनकोडिंग, कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग हम, एक मिनट से पहले कोई स्लाइड थी नहीं थी। इनकोडिंग कैटेगोरिकल डाटा, लेबल इनकोडिंग क्या होता है, हमारा जो मॉडल्स है वो टेक्स्ट को जो है वो नहीं रिकॉग्नाइज करते जब हमारे पास लेबल्स में हमने टेक्स्ट दिया होता है। जैसे हम कहते हैं मेल और, हमारा एक मॉडल है वो प्रिडिक्ट करे मेल और फीमेल, उसके इनपुट फीचर्स तो और हैं। ठीक है, उनकी बेसिस पे क्या कर रहा है वो, इनपुट फीचर्स की बेसिस पे प्रिडिक्ट करके आउटपुट लेबल्स में हमने क्या दिया हुआ है, मेल फीमेल। ठीक है, तो तब हम उस केस में हम क्या कर रहे थे, लेबल इनकोडिंग कर रहे होते हैं, या हम कर रहे होते हैं वन हॉट इनकोडिंग। जब हमारे पास लेबल इनकोडिंग का मतलब ये है, हम असाइन कर रहे होते हैं नंबर्स अपने कैटेगरीज को फॉर ऑर्डर डाटा। जब हमारे पास डाटा जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है तो हम असाइन कर रहे थे अपनी जो है वैल्यूज को नंबर्स। ऑर्डर्ड का मतलब ये है जब हमारे डाटा के अंदर हम ये कह सकते हो कि ये जो है वैल्यू उससे हाई है या स्मॉलर है।
तो उसको हम ऑर्डर डाटा कह रहे थे। जैसे हम कहते थे लो इज, हम ये कह सकते हैं लो इज स्मॉलर देन मीडियम और मीडियम स्मॉलर देन हाई। तो इसका मतलब ये है कि इनका एक ऑर्डर है। जिस तरह हम कह देते हैं एजुकेशनल लेवल की हम बात करें, हाई स्कूल इज स्मॉलर देन बैचलर और बैचलर इज स्मॉलर देन मास्टर्स। जब हम इस तरह जिनके अंदर हम ये टर्म यूज कर रहे हो कि हमारे पास लो मतलब लो हो सकता है, मीडियम वो हो सकता है, हाई लो हो सकता है या हाई हो सकता है हमारी वैल्यूज। तो जब हमारे इस तरह की हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि हमारा ऑर्डर्ड में डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं सेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो कि पुअर, गुड और एक्सलेंट, जब हमारे पास इस तरह के लेबल्स हों जिनमें हम स्मॉलर देन या इक्वल टू इस तरह की बात कर सकते हो, तो इसका मतलब यह हमारा डाटा जो है वो ऑर्डर में है, उनमें रैंकिंग एग्जिस्ट करती है। उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, लेबल इनकोडिंग कर रहे होते हैं। लेबल इनकोडिंग का मतलब होता है हम अपने जो हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, जो हमारा आउटपुट का जो आउटपुट का कॉलम होता है, उसमें जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, मतलब हम कह देते हैं मेल फीमेल दो कैटेगरी। यहाँ पे हम कह रहे हैं मेल फीमेल में देखें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, हम ये नहीं कह सकते मेल जो है वो स्मॉलर है फीमेल से। तो उस से केस में हम वन हॉट इनकोडिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हम कह देते हैं हमारे पास ये है, हमारे तीन कैटेगरीज हमारे आउटपुट लेबल आउटपुट जो है कॉलम उसमें एग्जिस्ट करी थी, लो मीडियम और हाई। तो उसकी बेसिस पे हमने उनको इनकोड कर दी वैल्यूज 0, 1 और 2। अगर और होती तो हम 3 कर देते, और अगर मजीद होती तो हम उसको 4 करते जाते। इसको हम कह रहे थे लेबल इनकोडिंग, जब हमारे पास ऑर्डर के जो है मीनिंग्स हों तब हम कर रहे थे लेबलिंग कोडिंग्स। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 जितने हमारे पास कैटेगरीज होंगी उतने ही हमारे पास, हम उतनी इनकोडिंग करते जाएंगे वैल्यूज को। लेकिन हमारे पास जब हम हॉट इनकोडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 0, 1, 2, 3 इस तरह इनकोड नहीं कर रहे थे वैल्यूज, उसमें हम हमेशा हमारी वैल्यू 0 और 1 होती है। वन हॉट इनकोडिंग में हमेशा 0 और 1 होती है, बाइनरी होती है कॉलम्स कैटेगरी। वन हॉट इनकोडिंग क्रिएट सेपरेट बाइनरी कॉलम फॉर ईच कैटेगरी। इसमें हमारे हर कैटेगरी के लिए अलग कॉलम बनता है, ठीक है। और हमेशा वो 0 और 1 में होता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिटी, हमारे पास तीन कैटेगरीज है। मतलब हमारे आउटपुट जो हमारा था, आउटपुट कॉलम जो हमारा था, जो एक्चुअल लेबल था हमारे पास, उसके अंदर लाहौर था, कराची था और इस्लामाबाद था। इसके अलावा कोई और था ही नहीं। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज, सॉरी मैंने इस्लामाबाद का ही होता है, उसके अलावा कोई कुछ था ही नहीं हमारे एक्चुअल लेबल के अंदर। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज बन रही थी, लेकिन इनमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इस पे हमने क्या किया, वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म की, ठीक है। जहाँ पे लाहौर होगा वहां पे हम लाहौर की जगह क्या लिख देंगे, तीन इनके अलग अलग कॉलम्स बन जाएंगे। इस बार डाटा में हमारा अगर एक एक्चुअल लेबल का कॉलम होगा तो उससे हमारे कितने बन जाएंगे, हमारे तीन एक्चुअल लेबल्स के कॉलम बन जाएंगे, एक लाहौर के लिए, एक कराची के लिए, एक इस्लामाबाद के लिए। तीन कॉलम्स बना देगा ये हमारे एक्चुअल लेबल्स के साथ, ठीक है। हर किसी का सेपरेट। जहाँ पे फिर अगर जिस रो के हिसाब से, अगर तो फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा है, एक एक हमारे डाटा की रो थी इनपुट फीचर्स की, उसके हिसाब से एंड में जो हमारा एक्चुअल लेवल था वो लाहौर था, तो उसने क्या किया, लाहौर वाले कॉलम के अंदर 1 पुट कर दिया, बाकी के अंदर बाकी की जो रो थी ना उसके अंदर 0, 0 कराची और इस्लामाबाद में पुट कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कुछ इनपुट फीचर्स थे, मैंने वहाँ यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर उनके उनके हिसाब से वाई जो उनका एक्चुअल लेवल बना था वो था कराची, तो तब वो क्या करेगा, लाहौर की जगह 0 पुट कर देगा, सिर्फ कराची की जगह 1 पुट करेगा कराची वाले कॉलम में, जो रो होगी, और वो इसके अंदर भी 0 पुट कर देगा। फिर इस तरह अगर हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ और डाटा था, उसका एक्चुअल लेवल क्या था, हमारे पास इस्लामाबाद था, तब वो क्या करेगा, लाहौर और कराची की जगह जो है वो 0 पुट कर देगा, और सिर्फ इस्लामाबाद की जगह क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। इनमें कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, नॉमिनल कैटेगरीज होती है इनकी, जिस तरह हमने ये बात की अभी। और जो है ये अवॉइड गिविंग फेक इंपॉर्टेंस टू नंबरिंग, इसमें जो है हम नंबरिंग जो है इंपॉर्टेंस देती है, इसलिए हम जो है अवॉइड करते हैं नंबरिंग देना, ताकि इनको कोई फेक जो है वो इंपॉर्टेंस ना दी जाए फीचर्स को, सॉरी लेबल्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसके बाद हम क्रिएट कब करते हैं नए फीचर को, समटाइम रॉ डाटा डू नॉट क्लियरली शो पैटर्न। समटाइम हमारा डाटा इस तरह होता है कि वो हमें, जिस तरह हमने बात की थी पहले, हमारे पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर जो मेडिकल का डाटा सेट है उसमें हाइट दी गई है, और उसमें एक कॉलम दिया, एक फीचर दिया गया है हाइट का, और एक उसका दिया गया है वेट का।
ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इतने जो है वो रॉ फीचर्स हैं, इतने यूजफुल नहीं है, जबकि अगर हम इससे कोई एक नया फीचर बना लें हमारे मेडिकल डेटा सेट के हिसाब से, ठीक है, उसमें और भी फीचर्स हो सकते हैं मेडिकल डेटा सेट में, लेकिन दो फीचर्स ये भी हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, बीएमआई की हमें जरूरत है। अगर बीएमआई हम हाइट और वेट से बना दें, ठीक है, डिवाइड करके इन दो फीचर से एक नया फीचर बन जाए, तो इसका मतलब यह है हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस जो है मजीद बेहतर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के जो फीचर्स होते हैं ना, जिससे एक नया फीचर बन सकता है और वो हमारे मॉडल के हिसाब से जो है वो बेस्ट हो, मतलब उसमें उसका इम्पैक्ट हो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी पे, तो हम क्या करते हैं एक नया फीचर बना लेते हैं उन दो फीचर्स को यूज करके। हम क्या करते हैं, रिवील करते हैं हिडन इंफॉर्मेशन को। क्यों बनाते हैं हम न्यू फीचर, ताकि हम रिवील कर सके हिडन इंफॉर्मेशन को, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी और कंबाइन कर सके रिलेटेड फीचर्स को मीनिंगफुल वे में। जैसे हमने यहाँ पे बीएमआई निकाला किससे, वेट को यूज करके, और हाइट को, वेट की जो हमारे पास कॉल फीचर्स का कॉलम होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको हमने डिवाइड किया हाइट की जो फीचर वाली कॉलम की वैल्यू थी उसके साथ। तो हमें क्या मिल गया, एक बीएमआई का नया कॉलम हमने बना लिया सबकी वैल्यूज की, वेट और हाइट की डिवाइड करके एक दूसरे का, तो हमें एक नया बीएमआई की वैल्यू मिल जाएगी जिस तरह हमें यहाँ पे मिली हुई है। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ एक एक की वैल्यू रखी हुई है दोनों तरफ, ये हमारे पास दो कॉलम है 60 का 1.6 का। अब हम क्या करेंगे, 60 हमारे पास वेट है और डिवाइड किया हमने ये जो है वो एम में है, तो हम इसका स्केल लेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो हमने क्या किया, इन दो वैल्यूज को वेट और हाइट की यूज करके एक नई फीचर जनरेट कर लिया जो कि हमारे पास था 23.43। इस तरह मजीद अगर यहाँ पे 40 होता और यहाँ पे 70 होता, उनका भी इसी तरह करते कैलकुलेट, और एक नया फीचर यहाँ पे थर्ड थर्ड हमारा जो है वो बनता जाता है। जिस तरह हम यहाँ पे फीचर एक नया लिख लेते हैं बीएमआई जो हमारा नया बन रहा है। पहली दफा में हमारे पास हमने इन दोनों की मैयर की वैल्यूज, तो हमारे पास 23 समथिंग वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे 40 है और यहाँ पे हमारे पास है 70। ठीक है, इन दोनों को इसी तरह इस बीएमआई के फॉर्मूला पुट करके हमें एक नई वैल्यू मिल जाएगी, जिस तरह हम कह देते हैं कि हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 24 पॉइंट समथिंग। इस तरह हमारा एक नया कॉलम जो है वो जनरेट हो जाएगा। इस तरह जो है हमें एक नया फीचर मिल जाएगा। BMI is more useful than height and weight separately। क्लियर है सबको यहाँ तक? उससे नेक्स्ट है कि फीचर्स की सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन होता है कि हम रिमूव करना फीचर्स को। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनका हमारा एक्चुअल लेबल्स के ऊपर कोई असर नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि हम एक मेडिकल का डाटा था, लेकिन वो स्टूडेंट मेडिकल डाटा था स्टूडेंट्स का, उसके अंदर उन्होंने रोल नंबर्स भी मेंशन किए हुए थे। अब रोल नंबर का हम मॉडल को दे के उस पर ट्रेन करवा के क्या करेंगे, इसका तो कोई जो है हमारा, इससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी जो है पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फीचर्स क्या होते हैं, ये इनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से हमारे डेटा सेट की तो क्या होता है, हमारे डेटा सेट जब हम इनको रिमूव करते हैं तो हमारे डेटा सेट का जो साइज है स्मॉल होता है थोड़ा, और मॉडल की एक्यूरेसी, जितना डेटा सेट हमारा हाँ स्मॉल होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम जो है फिर इसलिए रॉ फीचर्स को जो है रिमूव कर रहे होते हैं। टू मैनी फीचर्स क्रिएट नॉइस। ठीक है, स्लो कर देता है ट्रेनिंग को, ओवर फिटिंग हो जाती है टू मैनी फीचर्स, इसलिए फीचर्स जो है हम इंपॉर्टेंट रखते हैं और कम से कम रखते हैं। ये भी नहीं कि हम कम से कम रखने के चक्कर में इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है ना रखें। हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स सारे ही रखते हैं, जो बिल्कुल ही अनरेलिवेंट होते हैं उनको हम रिमूव कर रहे होते हैं। टू मैनी फीचर्स कैन एक्चुअली हर्ट मॉडल परफॉर्मेंस। वही बात कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को जो है वो बुरा कर देते हैं। जब हम कोर का जो है एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, ये क्या करता है हमारे पास, यह बताता है कि हमारा जो फीचर है वो कितना हमारे वाई के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारा वो उसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा यूजलेस फीचर है, इसको रिमूव कर दिया जाए। अगर 1 होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है, हमारी इनपुट की वैल्यू जो है हमारे आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रही है काफी ज्यादा। ठीक है, तो तब हम जो है वो फीचर रखेंगे। और इसका मतलब यह है कि हमारी जो है इनपुट की वैल्यू वो आउटपुट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही, इससे हमारी आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ तक सबको फीचर इंजीनियरिंग की समझ आ गई है क्या होती है? उसके बाद हम फीचर स्केलिंग पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वहां तक किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ ले। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने वालेकुम सलाम। कोरिलेशन चेक की बात की है ना, तो ये अप्लाई हम किस तरह से करते हैं? इसके लिए यही कीवर्ड होता है फॉर का। ठीक है, मैं
हम मैं यहाँ से जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हमारे पास कौन सा डाटा है, ये वाला जो ऊपर उसने टेबल बनाया है, ये वाला। ठीक है, ये टेबल है जो हमारा इधर डाटा फ्रेम में कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, ये डाटा है, इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया इस डाटा फ्रेम को, डीएफ के, उसके ऊपर हमने डीएफ डॉट कोड लिखा, सिर्फ कोड लिखते हैं इस तरह। तो हमें क्या मिल जाता है, ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कोरिलेशन आउटपुट मिल जाता है सबका। ये देखिए, ये हमारी माइनस में वैल्यूज जा रही हैं, ये हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज है तकरीबन जो है हमारी साइज की। सिर्फ एक यहाँ पे जो है, ये साइज की सारी अगर देखें आप वैल्यूज, तो हमारे पास क्या है, स्टे पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, यहाँ मतलब 0.99 करीब है। बेडरूम जो है हमारे 0.97 है, इसका मतलब ये है, एज भी ठीक है। ऑल थ्री फीचर्स आर हाईली कोरिलेटेड सो दे आर गुड फीचर्स। ठीक है, ये देखें साइज की जो वैल्यू निकली हमारे पास 1.00। बेडरूम्स की बात करें तो इस तरह जो है हमें वैल्यूज मिल जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे जो है वो कोरिलेशन कितना हमारा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी इसका अगर मतलब है हमारे कि जीरो पॉइंट सेवन हमारा मॉडल खुद चेक मत करता है कि अपेरेंटली कौन कौन से फीचर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स को, और उस जी, बेस पे हमें ऐसे ही कोरिलेशन स्कोर दे देता है। और अगर हमें है लगे जी, कुछ फीचर्स बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहे, तो हम उसको उन फीचर्स को उनको रिमूव रिमूव कर कर देते देते हैं। हैं जी। ठीक है, थैंक यू। जिनका कोरिलेशन वैल्यू जो है अबव होती है 0.7 से, इसका मतलब यह है कि वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर 0.3 से कम होगी तो इसका मतलब यह है कि उन्हें हमें ड्रॉप करना है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग क्या होती है, हम जब अपने फीचर्स जो है हमारी ब्रिंग ऑल न्यूमेरिकल फीचर्स टू द सेम रेंज फॉर फेयर कंपैरिजन। मतलब हमारी वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी हैं हमारे फीचर्स के अंदर, जिस तरह हम बात करते हैं कि एक है 100, 200, या हम कह देते हैं 1000, 2000, 6000, 8000, इस तरह के जो है ना सारी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, उनको एक रेंज में लाने के लिए ना हम क्या कर रहे थे, फीचर स्केलिंग कर रहे होते हैं। मतलब एक फीचर्स की वैल्यू है 1000 की रेंज में, दूसरा फीचर फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं बात, हम कह देते हैं कि हम बात कर रहे हैं वेट की। ठीक है, हम कहते हैं एक वेट का जो है वो 1000 की रेंज में है सारी की सारी वैल्यूज इस फीचर की। लेकिन दूसरा फीचर ऐसा है जो हम कहते हैं कि हाइट है, ठीक है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो वहां पे हम थाउजेंड की फॉर्म में, हम कह देते हैं एक जो वेट की जो है वो थाउजेंड की फॉर्म में है सारी की सारी वैल्यूज, और जो हमारी हाइट है उसकी जो है हंड्रेड्स की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि फीचर्स जो है एक रेंज में नहीं है हमारे। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग कर रहे होते हैं। Why do we need feature scaling? The problem, एज फॉर एग्जाम्पल एज का कॉलम है जिसके अंदर सारी सारी वैल्यू 0 से 100 की रेंज में है, और एक हमारा सैलरी का कॉलम है जिसके अंदर 10,000 से 5,000 की रेंज में वैल्यूज है। इसका मतलब ये है दो फीचर्स है हमारे पास, और दोनों फीचर्स की रेंज रेंज की वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। उसकी 0 से 100 की रेंज में वैल्यूज आ रही है, पूरे कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज है, इसके कॉलम के सैलरी कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज है वो 10,000 से 500,000 की रेंज में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिस वजह से हम जो है फीचर की स्केलिंग कर रहे होते हैं। स्केलिंग जो है वो डोमिनेट कर देती है कैलकुलेशन को, हमारी जो है वैल्यूज उनको एक रेंज में ले आती है, और जिसकी वजह से मॉडल जो है वो बाइस्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब अंडर फिट हो जाता है। अगर हम फीचर स्केलिंग ना करें तो हमारा मॉडल क्या होता है, सैलरी का कॉलम जो फीचर है वो डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है वो इनकी रेंज ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल जो है फिर अंडर फिट हो जाएगा इसकी वजह से। एल्गोरिथम जो हमारे नीड जिनको जरूरत होती है स्केलिंग की, केएनएन होता है, एसपीएम मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें से हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत से एल्गोरिथम्स। जो इनको जरूरत नहीं होती उनमें डिसीजन ट्रीज होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट होता है, ये भी आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इन एल्गोरिथम्स को। उसके बाद जो है स्केल जो है हमारा मिन मैक्स की बात करें, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की, तो ये हमारे स्केल करता है फीचर्स को 0 की 1 की रेंज में। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये बैक स्लाइड पे देखें, हमारे पास एज का था ना फीचर, वो 0 से 100 की रेंज में था, वो इसको भी और इसको भी 0 से 1 की दोनों की वैल्यूज को, दोनों
अब मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी विजिबल है। वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था, इस वजह से कोई प्रॉब्लम बात आ रही। नहीं। आप जो है वो कंप्यूटर पे रहते हैं रिकॉर्डिंग जी। क्लाउड पे? मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने ये क्लाउड पे स्ट्रीमिंग कर दिया, दोनों को जो है वो अटैच कर दीजिएगा, दोनों रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड करके। चलिए ये ठीक है। हमारे जो है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मार्क्स का डाटा सेट है। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, अपना मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की है। मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में क्या है, हम एक्स लेते हैं, एक्स हमारा क्या है, इस टाइम पे हमने 60 लिया है। और फिर हम एक्स मिनिमम लेते हैं। एक्स मिनिमम हमारे पास जो है इस टाइम पे 40 है, तो हमारे पास 40 आ गया। और फिर उसके बाद हम एक्स मैक्स मैक्सिमम जो होती है हमारे पास एक्स की वैल्यू वो लेते हैं, इस टाइम पे 100 है। 100 से माइनस किया हमने मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारे पूरे डाटा सेट में कौन सी है, 40 है। तो उसके अंदर से हमने माइनस किया है, तो हमें जो है एक वैल्यू मिल गया 0.33। तो अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी इस रो की 0.33, वो इसको रेंज दे रहे। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या करती है, हमारे मीन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देती है 0 के, और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 के। ठीक है, इसका फॉर्मूला जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस हमारे पास मीन ऑफ द डाटा और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स का मतलब ये है ओरिजिनल वैल्यू होती है एक्स में, और ये म्यू जो है ये हमारा कह रहा होता है कि मीन है जरा डाटा का, उसमें से माइनस करते हैं मीन को, और फिर हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है में आउटलायर्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारे पास हमने जेड स्कोर की जो एग्जांपल ली है। हमारे पास ये एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ उसके मार्क्स है। हमने क्या किया, मार्क्स वाला जो सारी कॉलम था ना, इसका हमने ले लिया मीन, क्योंकि हमें ये मीन फाइंड करना है सबसे पहले। तो ये वाला हमने मीन फाइंड किया, तो हमने अपने कॉलम का मीन लिया, तो हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमने माइनस किया, अपने जो हमने मीन निकाला उसको, मीन हमारा क्या था, 40 माइनस 50 माइनस 60 किया तो -10 आया, 60 माइनस 60 किया तो 0 आया, 70 माइनस 60 किया तो 10 आया, 80 माइनस 60 किया तो 20 आया। ठीक है, जब हमारे पास ये कॉलम निकल आया, हमने x माइनस मीन निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, x माइनस मीन का स्केल लेना है। इन वैल्यूज का हमने स्केल लिया, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई, 400, 100, 0, 100, 400। ठीक है, ये कॉलम हमें मिल गया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास इन सब वैल्यूज का हमने सम ले लिया। ये जो हमें वैल्यूज मिली थी ना, इनका हमने सम लिया, हमारे पास आ गई 1000। ठीक है, 1000। उसके बाद हमने इनका वेरिएंस निकाला, तो हमारा वेरिएंस क्या था, 200। ठीक है, और हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, तो हमारे पास आई, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हमारे पास वेरिएंस होता है, उसका जो है हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वेरिएंस क्या आ गई, 14.14। अब जो हमारा जेड स्कोर बनेगा, वो हमारा कुछ वैल्यूज इस तरह की बनेगी। ठीक है, अगर तो हमारी जेड स्कोर की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 0 को, इसका मतलब एवरेज वैल्यू है। अगर जेड की वैल्यू जो ग्रेटर होगी 0 से, इसका मतलब अबव एवरेज है। अगर जेड की वैल्यू स्मॉलर होगी 0 से, इसका मतलब बिलो एवरेज है। तो हमारे सारे जो मार्क्स की वैल्यूज थे ना, उनके लिए जेड स्कोर इस तरह निकल आएगा। क्लियर है सबको? अच्छा मैम, बेसिकली जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है उसके फीचर्स को सामने रखते हुए हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा अपने मॉडल की लर्निंग के जी लिए। जी, ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारा एक फीचर की रेंज जो है वो कम थी, और एक फीचर की रेंज बहुत ज्यादा थी। तो जिस फिर वो मॉडल क्या करता है, फिर मॉडल जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर देता है, उस फीचर के ऊपर डोमिनेट हो जाता है जो हमारा जिसकी रेंज ज्यादा होती है। तो इसलिए हम दूसरे फीचर, ताकि वो निग्लेक्ट ना हो, तो इसलिए हम उनको एक रेंज में लेके आते हैं, दोनों को सेम ठीक रेंज है। में लेके आते हैं, दोनों फीचर्स को। और इसमें इसमें हमें ये कैसे डिसाइड करते हैं हम कि मैं किस कह रही हूँ टाइप ना के कि डेटा। जब हमारे पास आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे डाटा के अंदर, ठीक है, तब हम्म, हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन को। जब हमारे पास आउटलायर, सॉरी, जब आउटलायर नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तब हम यूज करेंगे मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन को। जब हमारे पास आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तब हम जेड स्कोर को यूज करेंगे। ठीक।
ये वही कि हमारी समरी है आज के पार्ट वन में हमने फीचर इंजीनियरिंग पढ़ा, जो जहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं मीन और मीडियन से। इनकोडिंग में हमने पढ़ा कि लेबल इनकोडिंग क्या होती है, वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है, लेबल इनकोडिंग। और फिर हमने फीचर क्रिएशन में देखा कि फीचर हमने बीएमआई के एग्जांपल भी देखी, और फिर हमने फीचर सिलेक्शन देखा। और पार्ट टू के अंदर हमने मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन देखा, स्टैंडर्डाइजेशन देखा, और व्हेन टू यूज ईच मेथड ये देखा। जितने हमारे अच्छे फीचर्स होंगे उतनी अच्छी प्रिडिक्शन होगी। यहाँ तक जो है किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में? क्या किसी को मैम क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम। जी सर। मैम जो आउटलायर्स हैं हम उन्हें डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसका मैं देख रहा था लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई यूट्यूब पर। वो ग्राफ्स बना रहे थे उसके। वो हम डेटा पॉइंट से ग्राफ्स बना रहे होते हैं ना। तो इस पर अगर कल के लेक्चर थोड़ा ऐड करते हैं कि आउटलायर्स वो ग्राफ्स को समझते कैसे हैं। ठीक है, मैंने लेक्चर नहीं देना, मैं सर से बात कर लूंगी कि वो आपको थोड़ा ये बता दें कि आउटलायर्स का। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई जनरल क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो? मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर दी है अब, वरना अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड मैम करते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है इस क्लास में बताया था कि पाइथन के अलावा भी हमें कुछ स्किल डेवलप करने की जरूरत है मशीन लर्निंग को सीखने के लिए ना, कुछ लाइब्रेरीज का आपने बताया था, वो थोड़ा बता देंगे एग्जैक्टली कौन कौन सी हैं जिसको हमें कि प्रैक्टिस करने की जरूरत साइकिट लर्न, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन देख लें। मैटप्लॉटलिब और सीबॉन तो विजुअलाइजेशन के लिए ना, आपको विजुअलाइजेशन भी इसमें करने पड़ते डाटा की, तो इसलिए थोड़ा है? आइडिया तो अच्छा होता है। और जो हमारे पास नमपाई, पांडास, नमपाई हम यूज कर रहे थे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना डाटा डाटा के ऊपर, वो। हम्म, और जो pandas यूज कर रहे होते हैं वो हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हम जो है अपने डाटा पे जो है वो उसको क्लीन कर सकें, डाटा फ्रेम के लिए यूज कर रहे होते हैं देखने के लिए, ठीक है, डाटा को हैंडल करने हम्म, के लिए। और हम्म, जो साइकिट लर्न है वो उसमें मॉडल्स है हमारे मशीन लर्निंग के। ये तो इम्पोर्टेंट है ना, पांच छह। ठीक ठीक है। साइकिल लर्न से तो हम सारे के सारे मॉडल प्री प्रोसेसिंग के लिए जो यूज कर रहे थे, टेंट स्प्लिट और लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट कर रहे थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये टेंसर फ्लो और साइकिल लर्न ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई भी, चाहे जनरल क्वेश्चन हो। हम्म। मैम जी सर। जनरल क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने ये पूछना था कि मैंने लास्ट टाइम 2 सेशंस प्रेजेंट किए थे आपके पाइथन वाले सेशन में ना, तो मुझे उनकी जी लिंक चाहिए था, मैंने सीवी में ऐड करने थे, वो काइंडली अगर आप मुझे स्लैक पे डीएम कर दें तो। सर मेरे पास सिर्फ अपने लिंक्स हैं, मेरे पास आपके लिंक्स नहीं है। उन दिनों जब किया था तब ध्यान से रिकॉर्डिंग जो है वो हम यूट्यूब पे अपलोड करते थे या फेसबुक पे, मुझे ये याद नहीं। अगर तो फेसबुक पे अपलोड करते हुए फिर तो अब तक जो है वो डिलीट हो चुकी होगी। और अगर तो यूट्यूब पे करते हुए मेरे ख्याल से तब उन दिनों हम करते थे फेसबुक पे। आपको अ, उसी वक्त चाहिए था कि आप वहां से लिंक जो है उठाते, या तब आप मुझसे बात करते? क्योंकि चलिए ठीक है। हमारे लेक्चर आइंदा जो है आप कभी लेक्चर दें तो उस लेक्चर में जो है आप रिकॉर्डिंग उसी टाइम एक दो दिन में जो है वो उठा लेंगे, क्योंकि बल्कि अब तो इतना मसला नहीं है, अब तो यूट्यूब पे होती है, आप डाउनलोड करना इतना इजी, अब इजी है फिर भी, लेकिन फेसबुक पे जो रिकॉर्डिंग्स अब मिसिंग हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी भी पहले इसी तरह हुआ था, तो हम लोग भी अपना एक ना फोल्डर बना के रखते हैं रिकॉर्डिंग्स का अलग से, ठीक हो गया मैम, नो इशू। मैनुअली अपलोड करके उसको अपने ड्राइव पे अपने अपलोड करके रखा करें। किसी और की ड्राइव पे भी हो तो ये होता है कि कोई डिलीट कर दे तो इसमें हम उसका कोई कसूर नहीं है, हमारा ही है। तो अपनी ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे करके ना तो लिंक रखा करें, एक शीट बना लें ठीक। या फिर एक रेपो बना लें। ये मैंने अपनी रेपो का आपको लिंक भेजा है इधर भी चैट के अंदर, जो आप पाइथन के जो है वो मांग रहे थे ना मुझसे, जी उसके अंदर ठीक है। वो पाइथन के जो हमारे थे ना सेशन, उसके सारे के सारे लिंक्स है जो मैंने पढ़ाए ठीक है मैम, नो इशू, थैंक यू सो मच। थे। ठीक है, फिर हम आज का अपना सेशन एंड करते हैं, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो।
सर जाहिद, फिर आप इसकी ये वीडियो और वो वीडियो जो आपके पास है